बायोमोलिकुल्स में क्या मतलब आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। हाँ, थोड़ा बहुत आइडिया तो होगा बायोमोलिकुल्स है क्या क्या, है ना। बायोमोलिकुल्स के बारे में थोड़ा सा आइडिया तो होगा ही होगा। तो आज हम बायोमोलिकुल को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। एनसीईआरटी सीरीज है तो आपकी तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली वन बाय वन वर्ड बाय वर्ड को हम डिस्कस करेंगे। पहले हम थोड़ा सा बायोमोलिकुल्स के बारे में थोड़ा सा ब्रॉड सेंस डेवलप कर लेते हैं कि एग्जैक्टली बायोमोलिकुल्स होते क्या हैं। बायोमोलिकुल्स का मीनिंग होता है बच्चों ऐसे मॉलिक्यूल्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। किसके अंदर? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर एग्जिस्ट करने वाले मॉलिक्यूल्स को हम बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। जैसे एज ए नेम इंडिकेट बायोमोलिक्यूल्स, जैसे प्रोटीन्स बायोमोलिक्यूल है, कार्बोहाइड्रेट बायोमोलिक्यूल्स है, लिपिड बायोमोलिक्यूल्स है, ठीक है। और अगर विटामिन की बात करें, मिनरल्स की बात करें तो बायोमोलिक्यूल्स हैं, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं। चलो ठीक है, समझ आता है। अब इन बायोमोलिक्यूल्स को हम और फर्दर कैटेगराइज करें तो थोड़ा और कैटेगरी हमारे पास आता है कि बायो मैक्रोमोलिक्यूल, जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, साइज बड़ा है, उनको मैक्रोमोलिक्यूल का। जैसे मैंने स्टार्टिंग के टाइम पर आपको एग्जांपल लिए, जैसे आपका नंबर 1 मैंने लिया प्रोटीन मॉलिक्यूल। तो प्रोटीन यहाँ पर क्या है बच्चों? प्रोटीन यहाँ पर क्या है? प्रोटीन एग्जैक्टली हम बात करें तो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं। क्या है? मैक्रोमोलिक्यूल। तो बायो मैक्रोमोलिक्यूल कैटेगरी में इसको रखेंगे। इसी तरह से हम लोग अगर बात करें तो आपके जो हैं कार्बोहाइड्रेट में पॉलीसेकेराइड्स, ठीक है, पॉलीसेकेराइड वो क्या है? मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं। तो मैक्रोमोलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, बड़े हैं, उनको मैक्रोमोलिक्यूल वर्ड यूज किया। अब दूसरा टर्म आता है माइक्रोमोलिक्यूल। माइक्रो मतलब जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम है, 10,000 डाल्टन से कम है, या तो अल्टीमेटली उनको हम कहते हैं कि यह माइक्रोमोलिक्यूल्स हैं, बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स हैं। जैसे एग्जांपल लें, प्रोटीन मैक्रोमोलिक्यूल हो गया तो माइक्रोमोलिक्यूल हो गया इसका अमीनो एसिड। इसी तरह से अगर हम पॉलीसेकेराइड की बात कर रहे हैं मैक्रोमोलिक्यूल के फॉर्म में, तो माइक्रोमोलिक्यूल हो गया यहाँ पर ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, मोनोसेकेराइड्स हो गए, डाइसेकेराइड्स हो गए, ठीक है। ये क्या हो गए? बायो माइक्रोमोलिक्यूल, राइट। अमीनो एसिड की बात करते हैं, माइक्रोमोलिक्यूल। प्रोटीन की बात करें तो ठीक है, प्रोटीन्स में एमिनो एसिड फॉर्म होता है तो एमिनो एसिड माइक्रोमोलिक्यूल। ऐसे विटामिन मिनरल्स भी हैं तो जिनका मॉलिक्यूलर वेट काफी कम होता है। तो चलो आज पढ़ेंगे थोड़ा सा इसको मॉलिक्यूल्स को, बायोमोलिक्यूल्स को, कि एग्जैक्टली कहाँ कहाँ से हमने इस चीज को थोड़ा स्टडी करना है। सी राइट, सबसे पहले आपको यहाँ पर एक डेफिनेशन कहते हैं कि इंफॉर्मेशन है कि यस, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बच्चों, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेम केमिकल दैट इज एलिमेंट्स और कंपाउंड, या तो एलिमेंटल फॉर्म में या कंपाउंड के फॉर्म में, सभी एलिमेंट के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, कंपाउंड है, वो लगभग सेम है। यानी अगर हम किसी इंसेक्ट्स की बात करें या किसी ह्यूमन की बात करें या हायर एनिमल की बात करें, तो जो बेसिक है वो लगभग में सेम है। मॉलिक्यूल्स के लेवल पर जो बेसिक्स हैं वो सेम है। प्रोटीन्स भी वहां मिलेंगे, प्रोटीन यहाँ भी हैं, कार्बोहाइड्रेट वहां भी हैं, कार्बोहाइड्रेट यहाँ भी हैं, लिपिड वहां पर भी हैं, लिपिड यहाँ पर भी हैं, विटामिन मिनरल्स वहां भी हैं, विटामिन मिनरल्स यहाँ भी हैं। यानी हम ये कह सकते हैं ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ सेम केमिकल, एलिमेंटल फॉर्म में या कंपाउंड फॉर्म की बात करें। बड़े, इससे बड़े अगर बात करें एलिमेंटल फॉर्म की बात करते हैं, जैसे देखो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ठीक है। कंपाउंड की बात करें, कार्बोहाइड्रेट C6H12O6 ग्लूकोज हो गया, और कंपाउंड की बात करो कार्बन डाइऑक्साइड CO2, और कंपाउंड वाटर मॉलिक्यूल। तो ये क्या हो गए? ये सब बच्चों एग्जैक्टली इन सब की बात करें तो यानी अगर हम एलिमेंटल बेसिस पे करें बात, या एलिमेंटल के साथ में हम ये कहें कि कंपाउंड बेसिस पे बात करें, तो हम ये देखते हैं कि यस, मॉलिक्यूल्स जो हैं एग्जैक्टली, चाहे वो एलिमेंटल कंपाउंड फॉर्म में जो है, दैट इज बेसिकली सेम है, एग्जैक्टली सेम है सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, वो चेंज नहीं है, राइट। सी ऑल द प्रेजेंट, मतलब ऑल दीज आर प्रेजेंट सेम अमाउंट में, तो वेरी करेगा, लेकिन अमाउंट वेरी कर सकता है। लेकिन यस, अर्थ क्रस्ट की बात करें या फिर हम बात करें लिविंग सैंपल की, जैसे कि प्लांट की बात करें या एनिमल की बात करें, तो प्लांट्स में और एनिमल्स में, राइट, एज वेल एज अगर अर्थ की कंपैरिजन करें तो जो एलिमेंट्स आपके प्लांट्स के अंदर मिल रहे हैं या एनिमल सेल के अंदर मिल रहे हैं, वही एलिमेंट कहीं ना कहीं मिल रहे हैं आपको किसमें? दैट इज इन योर, यस, एग्जैक्टली अर्थ क्रस्ट के अंदर। तो हम ये कह सकते हैं एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द सैंपल ऑफ अर्थ क्रस्ट
आर आल्सो प्रेजेंट इन द सैंपल ऑफ लिविंग टिश्यू। कई बार कहते हो सर अर्थ क्रस्ट और अर्थ क्रस्ट में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है क्या वो ह्यूमन के अंदर प्रेजेंट है? हाँ बिल्कुल, देखो ना अर्थ क्रस्ट के अंदर आयरन है तो ह्यूमन के अंदर आयरन है ना, हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन प्रेजेंट होता है, एलिमेंटल फॉर्म में तो मिलता ही है ना, बिल्कुल ठीक है। और देखो कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में बाहर भी प्रेजेंट है, हमारी बॉडी में भी है, ऑक्सीजन बाहर भी है, ऑक्सीजन यहाँ भी है। एलिमेंटल फॉर्म में बात करोगे तो डेफिनेटली हर चीज मिल जाएगी। कैल्शियम की बात करोगे, कैल्शियम अर्थ क्रस्ट के अंदर है, हमारे अंदर भी है, कैल्शियम बोन्स के अंदर है। मैग्नीशियम की बात करोगे तो प्रेजेंट है, जिंक की बात करोगे आउटसाइड और इनसाइड। तो एलिमेंटल फॉर्म में इफ वी टॉक अबाउट द एलिमेंटल फॉर्म तो जो एलिमेंट्स अर्थ क्रस्ट के अंदर प्रेजेंट है ऑलमोस्ट वहाँ लिविंग बींग्स के अंदर भी वो चीजें प्रेजेंट हैं। चलिए पॉइंट क्लियर होता है। नाउ अगर हम थोड़ा सा क्लोजर एनालिसिस करें इस चीजों का, थोड़ा सा और स्टडी करें अच्छे से, तो हम देखेंगे ये हमारे पास इंफॉर्मेशन रिवील हो जाती है क्या कि अबंडेंस ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन with respect to the other element is higher in living organism than in the earth crust। हाँ ये तो हमने कहा कि यस मिलते तो हैं, लेकिन अमाउंट की बात करें, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था अमाउंट वेरी कर सकता है। जैसे कि एग्जांपल लें, अगर कार्बोहाइड्रेट्स में या हम बात करें कार्बन हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं सिंपल, तो कार्बन हाइड्रोजन्स का अमाउंट ठीक है आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म में ठीक है हायर होता है एज कंपेयर टू द सेम मॉलिक्यूलर वेट या सेम मॉलिक्यूलर वेट पर या सेम वेट का एनालिसिस अगर करें अर्थ क्रस्ट को लेकर और ह्यूमन बॉडी को लेकर या किसी एनिमल बॉडी को लेकर, तो वहां पर कार्बन हाइड्रोजन का अमाउंट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू अर्थ क्रस्ट। तो ये वाला पॉइंट आपको क्लियर होगा, क्योंकि ये वाला पॉइंट क्या बच्चों को कंफ्यूज करता है। चलिए नेक्स्ट इज वी ऑब्टेन ए थिक स्लरी। चलो हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि अगर हम इसको एनालाइज करना चाहें तो कैसे करें। इफ वी ऑब्टेन ए थिक स्लरी we were to steam this through a cheese cloth and cotton, या फिर we obtain two fraction। देखो एक चीज होती है कि अगर हम यहाँ पर एक चीज और देखो, ये थोड़ा सा मैं दिखा लेता हूँ। यस राइट, कि अगर मैं एनालिसिस करना हो कि हम कैसे एनालिसिस कर पाएंगे एग्जैक्टली इन केमिकल कंपाउंड का लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो पहले हमें एक केमिकल एनालिसिस परफॉर्म करना होगा। अब केमिकल एनालिसिस कैसे परफॉर्म करें? हमने लिया कोई प्लांट का पार्ट ले लो या लेबर एनिमल का पार्ट ले लिया, तो चलो हम ले लेते हैं प्लांट पार्ट। हमने कंसिडर किया यहाँ पर प्लांट पार्ट ले लिया, ठीक है, प्लांट पार्ट, प्लांट टिश्यू ले लो या फिर एग्जैक्टली कोई टिश्यू एग्जैक्टली ना, और हमने यहाँ पर ले लिया एनिमल पार्ट, ठीक है, एनिमल पार्ट ले लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं एनिमल टिश्यू। तो एनिमल टिश्यू ले लिया या प्लांट टिश्यू ले लिया, जैसे लीवर का टुकड़ा ले लिया। अब इन चीज़ों को ले लिया हमने और अलग अलग उनको ग्राइंड कर लो, उनको हमने पेस्टल में डाल के प्रॉपरली पेस्ट बना लिया। तो हमने क्या किया, यहाँ पर मोटर पेस्टल रख लिया, मोटर पेस्टल में मान लीजिए लीवर का टुकड़ा था, ये लीवर का टुकड़ा यहाँ पे डाल दिया और लीवर के टुकड़े को हमने पेस्टल से पेस्ट कर डाला, है ना, उसके अंदर हमने उसको पेस्ट करना शुरू किया अच्छे से। और पेस्ट करने के लिए हमने इसमें केमिकल डाला, वो केमिकल कौन सा था, उस केमिकल को हमने कहा कि भाई यहाँ पर एक केमिकल प्रेजेंट है, दिस केमिकल इज योर यस ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। बिल्कुल राइट है, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, आपको याद भी रखना है, Cl3CCOOH ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड मैंने अंडरलाइन कर रखा है और यहाँ पर हाईलाइट भी किया हुआ है कि दिस इज ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड एग्जैक्टली इज ऑर्गेनिक एसिड। इसको हम ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। अगर किसी लिविंग टिश्यू को हमें ग्राइंड करके पेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो ये ऑर्गेनिक एसिड में डालेंगे तो आसानी से मिक्स हो जाएगा चीजें। चलिए मिक्स होने लगी, अब क्या करते हैं, हमारे पास एक थिक स्लरी आ गई। क्या आ गया, थिक। यस बच्चे। सर वो क्या कहते हैं, आप थोड़ा पहले दिखा सकते हैं, मेरा नेट। हाँ कोई बात नहीं, मैं दिखाता हूँ। देखो ये वाला था, ये वाला पॉइंट हमने कवर किया है, ये वाला स्टार्टिंग हमने यहाँ से किया है, ठीक है, ये वाला पॉइंट हमने यहाँ से स्टार्ट किया है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेम केमिकल के हैं एलिमेंटल कंपाउंड फॉर्म में। फिर हमने ये बताया कि हमारा जो अर्थ क्रस्ट है, अर्थ क्रस्ट में एग्जैक्टली जो एलिमेंट हैं वही एलिमेंट आपके लिविंग टिश्यू के अंदर भी होते हैं। ये दूसरा पॉइंट हमने समझा था अच्छे से। फिर हमने एक पॉइंट और समझा कि यस अगर हम थोड़ा क्लोज एनालिसिस करें तो हमें ये मिलेगा कि कार्बन हाइड्रोजन का जो अमाउंट है राइट हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हायर है एज कंपेयर टू द अर्थ क्रस्ट। सेम अमाउंट अगर लेके चलते हैं तो वहाँ कार्बन हाइड्रोजन का अमाउंट ज़्यादा देखने को मिलता है, हमें ज़्यादा मिलता है हमारे लिविंग टिश्यूज में एज कंपेयर टू अर्थ क्रस्ट। क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन बहुत सारी चीज़ें जो अर्थ क्रस्ट में वो आपकी बॉडी के अंदर भी हैं, पर अमाउंट कार्बन हाइड्रोजन का अदर एलिमेंट के कंपैरिजन में ज़्यादा है। ये पॉइंट हमने समझा था। फिर हमने समझा कि यार ये वाला पॉइंट
ये एग्जैक्टली फैक्ट यहाँ पर कि आप इस चीज को कैसे एनालिसिस करेंगे, एनालाइज करेंगे तो कैसे करेंगे कि यस कार्बन हाइड्रोजन है, कितना है, कौन से फ्रैक्शन में है और क्या क्या है। तो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म हमने लिया, लिविंग पार्ट ले लिया, टिश्यू ले लिया, जैसे प्लांट का पार्ट ले लीफ वगैरह ले लिए, और हमने एनिमल टिश्यू ले लिया, लीवर ले लिया मान लीजिए। तो दोनों को अलग अलग, जैसे प्लांट पार्ट को स्टडी कर रहे हैं, प्लांट पार्ट को ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड डालकर मोर्टार में डालकर उसको पेस्ट बना लिया, ठीक है। और इसी तरह से एनिमल पार्ट को भी लीवर का टुकड़ा लिया और उसको मोर्टार में डाला और ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड डालकर उसको पेस्ट बना लिया। अब पेस्ट हमारे पास तैयार हो चुके हैं, ठीक है। अब क्या है, हमने क्या करना है, उसको फिल्टर कर लेना है। तो फिल्टर करने के लिए हमारे पास कॉटन या फिर चीज क्लॉथ होता है, उससे हम उसको लगाकर कॉनिकल फ्लास्क में डालते और फिल्टर कर लेंगे। जब इसको फिल्टर कर लेंगे तो अब फिल्टर करने के बाद उसको हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। तो मान लीजिए मेरे पास इसमें फिल्ट्रेट पड़ा हुआ है, ये मेरा कॉनिकल फ्लास्क है, इसके अंदर फिल्ट्रेट है, ठीक है। क्या है बच्चा, फिल्ट्रेट पड़ा हुआ है ये। तो इस फिल्ट्रेट में जो हमने फिल्टर करके रखा है, इस फिल्ट्रेट को हम थोड़े टाइम के लिए अगर छोड़ देते हैं तो आफ्टर सम टाइम यू विल ऑब्जर्व कि आपको कुछ चीजें मिलेंगी नीचे की तरफ सेटल डाउन होती हुई, कुछ चीजें मिलेंगी, यानी कि इस वाले पोर्शन में, बेस वाले पोर्शन पे आपको कुछ चीजें मिलेंगी यहाँ पर, और कुछ चीजें मिलेंगी आपको अपसाइड, ऊपर की तरफ मिलेंगी। तो देखो ऊपर की तरफ क्या चीज मिल रहा है और नीचे क्या मिल रहा है। तो मैं कहता हूँ ऊपर की तरफ जो कुछ हल्की चीजें होंगी वो ऊपर की तरफ आ जाएंगी, और जो हैवी वाली चीजें होंगी वो नीचे की तरफ आ जाएंगी। तो चलो ठीक है, यहाँ पे मैंने कहा कि दो फ्रैक्शन बन गए मेरे पास, एक फ्रैक्शन अपर वाला और एक फ्रैक्शन लोअर वाला। जो अपर फ्रैक्शन है बच्चों, इसको हमने कहा क्या, एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन। इसको हमने कहा एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन। कि हमने एसिड कौन सा यूज किया था इसमें, एसिड आपको याद आ रहा होगा ट्राइक्लोरो एसिडिक एसिड हमने यूज किया था। तो इस पूरे में जब हमने स्लरी को मतलब प्रॉपर डाल के सेटल करके छोड़ा, तो जो सॉल्युबल फॉर्म था हमारे स्लरी के अंदर, जो सॉल्युबल फॉर्म था वो हमारे ट्राइक्लोरो एसिडिक एसिड में प्रॉपर सॉल्युबल फॉर्म में ऊपर पर आ गया, ठीक है। और जो सॉल्युबलाइज नहीं हो रहे थे वो नीचे की तरफ बॉटम में जाकर बैठ गया। तो नीचे वाला फ्रैक्शन जो मिला, इसको हमने कहा, नाम दिया एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन। क्या नाम दिया, एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन। तो अब ये एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन और एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन है क्या। तो दो फ्रैक्शन हमें मिले। तो आपको ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि व्हेन यू ग्राइंड योर एनिमल टिश्यू या प्लांट टिश्यू एंड यू पुट ऑर्गेनिक एसिड, तो यू हैव टू रिमेंबर द नेम ऑफ द ऑर्गेनिक एसिड, तो दैट इज योर ट्राइक्लोरो एसिडिक एसिड। ये आपको अच्छे से याद कर लेना है, ये ऑर्गेनिक एसिड यूज किया जाता है। दूसरी बात, नीट के लिए भी और बोर्ड के लिए, दोनों के लिए, ठीक है। और प्लस उसको फिर हमने फिल्टर कर छोड़ दिया। आफ्टर सम टाइम 1 आवर, डे आवर, 2 घंटे 3 घंटे बाद आपने ऑब्जर्व करोगे आफ्टर सम टाइम, तो दो फ्रैक्शन मिल जाएंगे, एक नीचे वाला एक ऊपर वाला। जैसे आप सिंपल फंडा है, आप पानी में मिट्टी डालो, कोई मिट्टी लेकर डाल के घुमा लो अच्छे से और छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। आप छोड़ोगे तो ग्लास के अंदर कुछ फ्रेश पानी के ऊपर ऊपर में कुछ चीजें मिक्स हुई मिलेंगी आपको, है ना, तैरती हुई होंगी। कुछ चीजें नीचे की तरफ बैठ जाएंगी, कुछ मिट्टी का जो फ्रैक्शन है सॉइल का, वो हैवी वाला नीचे बैठ जाएगा। तो जो पानी में सोल्यूबल फॉर्म में था वो ऊपर पर आ गया, उसको कहा हमने वाटर सोल्यूबल, और नीचे वाला इनसोल्यूबल वाला। इसी तरह से यहाँ पे जो हमने सॉल्वेंट यूज किया दैट इज ट्राइक्लोरो एसिडिक एसिड, तो इसमें सोल्यूबल फॉर्म को मिला हमें ऊपर की तरफ, दैट इज कॉल्ड एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन, और नीचे की तरफ वाला जो फ्रैक्शन था ये वाला एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन। तो ये वाला पॉइंट मेरे ख्याल से क्लियर होगा। चलिए अब देखते हैं हम एक और पॉइंट यहां पर कि यस, वन इज कॉल्ड फिल्ट्रेट, ठीक है, मोर टेक्निकली एसिड सॉल्युबल पूल। तो जो एसिड सॉल्युबल पूल था, अपर वाला पार्ट, उसको फिल्ट्रेट तो हमने कहा ही कहा, क्योंकि फिल्ट्रेट के फॉर्मेट में ऊपर की तरफ मिल रहा है, राइट। दूसरा वाला फ्रैक्शन जो था हमारा रिटेंटेट, तो रिटेंटेट कौन सा होगा, जो उस स्लरी में थोड़े टाइम रखने के बाद नीचे की तरफ सेटल डाउन हो गया, उस वाले पोर्शन को आपने नाम दिया रिटेंटेट। क्या नाम दिया, रिटेंटेट। तो रिटेंटेट हमें नीचे की तरफ सेटल डाउन होता हुआ मिला, ठीक है। तो मैं यहाँ अगर मैं इस तरह से ये बनाया तो मेरे पास रिटेंटेट कहाँ हो गया, मेरे पास रिटेंटेट हो गया नीचे की तरफ। तो यहाँ पर डाउन में दिस इज डाउन वन इज योर रिटेंटेट। क्या हो गया ये, रिटेंटेट। तो रिटेंटेट का दूसरा नाम क्या हो गया, रिटेंटेट इज एस, ओके। तो ये वाला पॉइंट क्लियर है सभी को, राइट। चलिए तो फिल्ट्रेट और
वीडियो भी पॉज हुई थी हाँ क्या? पॉज हुई थी यार थोड़ा सा, अभी एक बार रुक जाओ, अच्छा, ठीक। है ना, पॉज हुई थी बीच में थोड़ा सा, रुको। हाँ। आपको स्क्रीन नजर आ रही है, स्क्रीन आ रहा है नजर प्रॉपर लिखा हुआ? नहीं सर आप दिख रहे, पर वो जो शेयर, एक मैं शेयर करता हूँ, दोबारा शेयर करता हूँ मेरे को, शेयर नहीं हो रहा। है ना, शेयर करता हूँ क्योंकि बीच में रुकी थी मुझे लग रहा है, तो इसलिए आपका शेयरिंग हट गया होगा। वेट, राइट नाउ ओके डन। यस सर। तो भाई हमें दो चीज पता चल गई अच्छे से, एक फिल्ट्रेट और रिटेंटेट। फिल्ट्रेट में क्या मिला हमें? फिल्ट्रेट के अंदर हमें बहुत सारे आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड मिले फिल्ट्रेट में। और फिल्ट्रेट कौन से वाला था? अपर वाला फिल्ट्रेट था, जो एसिड सोल्यूबल वाला फ्रैक्शन था, उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत सारे मिल गए हमें, ठीक है। और एक बार रिवाइज करता हूं फास्ट तरीके से। नाउ so see in this chapter we are going to learn about what we have learned about all these things, that is कि all living organism made up of element, चाहे वो elementary form में, generally compound form में, और all element present in earth crust also present in the same amount in the living body, living tissues के अंदर present है, but amount is very different। अगर हम क्लोजर एनालिसिस करते हैं तो हमें ये बदलता है कि यस कि आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो जनरली एक केमिकल एनालिसिस के बेस पर हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कौन से मॉलिक्यूल लिविंग टिश्यूज के अंदर हैं, कौन से मॉलिक्यूल्स अर्थ क्रस्ट के अंदर हैं, और वो किस कंपोनेंट की कैटेगरी में आते हैं, किस कैटेगरी में जाते हैं। तो आपको ये करने का बहुत अच्छा तरीका है कि एनिमल टिश्यूज लो या प्लांट टिश्यूज लो, उसको आपने स्लरी बना लेना है वाटर के अंदर डाल के, उसमें ऑर्गेनिक एसिड डालेंगे। ऑर्गेनिक एसिड का नाम हमें याद रखना है, ट्राइक्लोरो एसिडिक एसिड। ये ट्राइक्लोरो एसिडिक एसिड के प्रेजेंस में आपका जो है ये स्लरी बन जाएगा। इस स्लरी को आप फिल्टर कर लो, फिल्टर कर लेंगे हम चीज क्लोथ को लगाकर या कॉटन क्लोथ को लगाकर, और जो फिल्टर जो आपका सॉल्वेंट में डिजोल्व फॉर्म में आया था उसको थोड़ी टाइम छोड़ दो। आफ्टर क्या करें, यस उसको हम थोड़े छोड़ेंगे तो उसके बाद क्या होने वाला है कि यस जो आपका कुछ पोर्शन जो है नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाएगा, कुछ पोर्शन ऊपर रह जाएगा। जो ऊपर वाला पोर्शन था उसको हमने कहा कि यस वो क्या है, वो आपका फिल्ट्रेट है, और जो नीचे की तरफ रह गया उसको हमने रिटेंटेट कहा। तो फिल्ट्रेट और रिटेंटेट ये दोनों वर्ड हमें अच्छे से याद कर लेना, ये हमने पढ़ लिया यहाँ तक का। अब फिल्ट्रेट को जो ऊपर वाला पोर्शन है वो एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन कहा गया, क्या कहा गया? एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन। और नीचे वाला पोर्शन जो है यहाँ पर रिटेंटेट को हम एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन रखते हैं। तो ये डेफिनेशंस आई एनसीईआरटी की, जितने भी कार्बन कंपाउंड्स हैं जो लिविंग टिश्यूज के अंदर प्रेजेंट है उनको हम कार्बन या कार्बन के मॉलिक्यूल्स हैं उनको हम बायोमॉलिक्यूल कह सकते हैं। क्या कहते हैं? बायोमॉलिक्यूल कहेंगे। ये एनसीईआरटी की डेफिनेशन है प्रॉपर। अब यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था, अब इससे आगे चलते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म आल्सो गॉट इनऑर्गेनिक एलिमेंट। अब ये इनऑर्गेनिक एलिमेंट कौन से हैं तो उनके बारे में स्टडी करते हैं। जैसे देखो, अब हाउ डू वी नो दिस कि कौन कौन से इनऑर्गेनिक एलिमेंट हैं? एंड स्लाइटली डिफरेंट बट डिस्ट्रक्टिव एक्सपेरिमेंट हैज टू बी डन। आपको कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे जो थोड़े डिस्ट्रक्टिव होते हैं लेकिन डिफरेंट है इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को निकालने के लिए। अब डिस्ट्रक्टिव एक्सपेरिमेंट का मतलब ये होता है कि हो सकता है कि आपका जो लिविंग टिश्यू है पूरी तरह बर्न करना पड़े, तभी आप पता आइडेंटिफाई होगा कि यार इस लिविंग टिश्यू के अंदर इनऑर्गेनिक एलिमेंट भी थे, तभी वर्ड यूज किया गया डिस्ट्रक्टिव। जैसे कि अगर ये पता करना है कि भाई मेरे पास इस टिश्यू में इनऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से हैं, तो आपको उस टिश्यू को बर्न करना पड़ेगा, पूरा जलाना पड़ेगा, ऑक्सीडाइज करना पड़ेगा। तो जितना भी कार्बन कंपाउंड है वो जब इस बर्निंग प्रोसेस में कार्बन ऑक्सीडाइज होकर कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में रिलीज हो जाएंगे, और जो रिमेनिंग अमाउंट रह जाएगा वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड रह जाता है। क्या रहता है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इसलिए वर्ड यूज किया गया डिस्ट्रक्टिव एक्सपेरिमेंट आपको परफॉर्म करने पड़ जाते हैं टू फाइंड आउट द इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स इन द टिश्यू। तो वन weigh a small amount of living tissue, say leaf or liver, and this is called wet or dry wet weight या और dry weight। dry weight कब कहेंगे बाद में बताएंगे, पहले wet weight समझो। wet weight होता है जबकि अगर हम मान लीजिए कोई हमने लीफ तोड़ा है, उस लीफ लिया या किसी एनिमल का टिश्यू पार्ट लिया, इस लीफ में भी इस टिश्यू में भी अभी भी वाटर अमाउंट प्रेजेंट है, वाटर का अमाउंट प्रेजेंट है, वो इवोपरेट नहीं हुआ है, तो उसको वेट वेट कहते हैं। वेट वेट का मतलब होता है वाटर जो है सेल्स के अंदर प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म में है, इंटरसेलुलर स्पेसिस के अंदर है, तो दिस इज वेट वेट। उस टिश्यू का वेट वेट कहा जाएगा। जब इस वाटर मॉलिक्यूल को इवोपरेट करा दिया जाए, ठीक है, वो ड्राई होने लगे और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाए, तो अब जो हमारे पास बचा होगा वेट, वो ड्राई वेट होगा। तो दो वर्ड आपको हमेशा याद रखने हैं, पता होना चाहिए कि वेट वेट किसको कहा सकते हैं
और ड्राई वेट हम बच्चों किसको कहेंगे? ड्राई वेट जब भी वर्ड हम यूज करेंगे जब उसके अंदर टिश्यूज में कोई वाटर मॉलिक्यूल नहीं है, कोई वाटर मॉलिक्यूल नहीं है। इतना ठीक है? इतना पॉइंट क्लियर है बच्चों सभी को? यस सर। ठीक है, मुझे लगा कि इतना में कनेक्टिविटी है कि नहीं है, कहीं ऐसा नहीं कनेक्टिविटी लॉस हो गई हो। चलिए, तो अगला पॉइंट यहां तक समझ आ गई कि वेट वेट और ड्राई वेट, ये दो वर्ड हमें अच्छे से समझ आने चाहिए। चलो आगे चलते हैं। अगला पॉइंट हमें समझना है कि ऑल द वाटर इवोपरेट हो गया एंड मटेरियल गिव द ड्राई वेट। चलो ठीक है, समझ चुके बात अच्छे से। नेक्स्ट पॉइंट है, नाउ इफ द टिश्यू इज फुली बर्न, अब आपने क्या किया, उसको ड्राई वेट में कन्वर्ट कर लिया, लेकिन अभी इस ड्राई वेट वाले टिश्यू में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी हैं, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी हैं। भाई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल तो आप समझते हो कार्बोहाइड्रेट हैं, तो उनको अगर रिमूव करना है तो उसको बर्न कर लो। तो आप क्या करते हो, अब आपने क्या किया, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को आइडेंटिफाई करने के लिए उस टिश्यू को फुली बर्न कर लिया, पूरी तरह से जला दिया। जब उसको जला देते हो, पूरे से बर्न कर लेते हो, तो अब कंडीशन आती है कि ऑल द कार्बन कंपाउंड जो उस टिश्यू में प्रेजेंट थे बर्निंग के दौरान दे आर ऑक्सीडाइज, दे आर ऑक्सीडाइज, और ऑक्सीडाइज होकर गैसियस फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में रिलीज हो गए, और वाटर जो है वाटर वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, वो भी निकल गया। अब इस एनिमल टिश्यू में या प्लांट टिश्यू में कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में निकल गई बर्न करने से, और वाटर एवोपरेट कर गया। तो क्या रह गया वहां पर, ये जब चीजें निकल गई तो वहां पे ऐश रह गई, कहते हैं सर राख रह गई, ऐश रह गई वहां पर। तो ये ऐश जो है, दिस ऐश इज नथिंग, दिस इज योर इनऑर्गेनिक एलिमेंट मिलेंगे इसके अंदर। क्या मिलेंगे? इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स मिलेंगे। तो वी कैन से ऐश कंटेन इनऑर्गेनिक एलिमेंट, जैसे कैल्शियम होगा, मैग्नीशियम होगा। तो अब मेरे पास दो चीजें क्लियर हो रही हैं यहां पर। क्या दो चीजें क्या क्लियर हो रही हैं कि भाई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आइडेंटिफाई करना है या इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आइडेंटिफाई करना है, तो आपको कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने पड़ते हैं। ठीक है, जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आइडेंटिफाई करना है तो वहां पे एक्सपेरिमेंट कुछ ऐसा है, बहुत डिस्ट्रक्टिव है, आपको उस टिश्यू को पूरा बर्न करना पड़ेगा। तो रिमेनिंग पोर्शन जो बचेंगे, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फेट, फॉस्फेट, ये सब जो होंगे आपका इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स होंगे। और ये सब कहां मिल रहे होंगे, ये और ये सारी चीजें एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन में मिल रहे थे। कहां मिल रहे थे? ये इनऑर्गेनिक एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन मिल रहे थे, जो कि वाटर या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के फॉर्म में था, उसमें थे ये जनरली। ठीक, तो चलो ये वाला पॉइंट हमें क्लियर होता है कि यस। अब थोड़ा आगे चलते हैं। therefore elemental analysis give a elemental composition। तो अभी जो हमने परफॉर्म किया, एक एलिमेंटल एनालिसिस परफॉर्म किया, जिसमें लिविंग टिश्यू इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन, इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, इन द फॉर्म ऑफ क्लोरीन एंड कार्बन के फॉर्म में हम देखेंगे कि यार ये लिविंग टिश्यू के अंदर जो एग्जैक्टली एलिमेंटल कंपोजिशन होती है, हाइड्रोजन की है, ऑक्सीजन एलिमेंटल फॉर्म में है, क्लोरीन भी एलिमेंटल फॉर्म में है, कार्बन भी है, इसके अलावा और बहुत सारे फॉर्म जो हैं एलिमेंटल फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। राइट, दूसरी बात हमने देखी कि जब हम ये स्टडी करते हैं या एनालिसिस कर रहे थे कंपाउंड का, तो हमें एक आइडिया मिला, दिस एलिमेंटल एनालिसिस गिव एन आइडिया व्हाट काइंड ऑफ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट एलिमेंट टिश्यू। तो आपकी इन सारी एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस से ये आइडिया लग गया कि किस तरह के एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं आपके टिश्यूज के अंदर, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कैसे, और उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। दूसरा, अगर हम केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करें तो हमें कुछ आइडेंटिफाई करेंगे, कुछ ऐसे ग्रुप, इस अगर हम हमारा माइंड कैसा है, अगर केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग है, तो हम देखेंगे कि इन कंपाउंड्स के अंदर या इन एलिमेंट्स में या कंपोजिशन वाइज हम स्टडी करें तो यहाँ क्या मिल रहा है। यहाँ पर आप लोग स्टडी करोगे एल्डिहाइड, सर एल्डिहाइड है वहां पर, कीटोन्स हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। तो एक केमिस्ट जो होता है वो एनालिसिस के दौरान जो लैंग्वेज यूज करेगा दैट वुड बी एल्डिहाइड के साथ, दीज मॉलिक्यूल्स आर एल्डिहाइड ग्रुप कंटेनिंग है। दीज मॉलिक्यूल इस ऐश के अंदर, ये इस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो है ये कीटोन ग्रुप कंटेनिंग है सर, C+O ग्रुप कंटेनिंग। एल्डिहाइड में CHO ग्रुप कंटेनिंग होता है। एरोमेटिक कंपाउंड, उसमें एरोमा आ रहा है, फिनोलिक कंपाउंड्स हैं, या तो सर ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये एरोमेटिक हैं। तो केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से आप जब एनालिसिस करते हो तो इन तरह के ग्रुप्स की बात करते हो कि एल्डिहाइड्स हैं, कीटोन्स हैं, एरोमेटिक कंपाउंड है, एक्सेट्रा। लेकिन अगर एक बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप स्टडी कर रहे हो किसी टिश्यू को, तो आप क्या स्टडी करोगे, आप
आप क्लैरिफाई करोगे, क्लासिफाई करोगे और कहोगे कि यस यहाँ इस कंपोजिशन में, इस टिश्यू में अमीनो एसिड्स हैं, ठीक है, अमीनो एसिड्स मिलेंगे, वहां पर न्यूक्लियोटाइड्स मिलेंगे, फैटी एसिड्स मिलेंगे। अब देखो दोनों चीज लगभग एक जैसी हैं, दोनों बातें लगभग एक ही हैं कि जब हम बात करते हैं अमीनो एसिड की तो बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं अमीनो एसिड्स की, लेकिन अमीनो एसिड बना किसका है? अमीन ग्रुप भी है, एल्डिहाइड ग्रुप भी, अमीन ग्रुप भी है, एसिडिक ग्रुप भी है, ठीक है। और ऐसी और भी आपके कंपाउंड्स होंगे, डेरिवेटिव ऑफ अमीनो एसिड्स होंगे, राइट, डेरिवेटिव ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, फैटी एसिड के डेरिवेटिव्स होंगे, जिनको हम अगर स्टडी करें केमिकल एनालिसिस तो हम उसका एल्डिहाइड ग्रुप बता रहे होंगे, हम उसका कीटोनिक ग्रुप बता रहे होंगे, हम उसमें एरोमेटिक कंपाउंड बता रहे होंगे। तो दोनों ही व्यूज जो हैं अपने अलग अलग हैं, लेकिन एक ही चीज को स्टडी कर रहे हैं। चलिए अब हमारे पास जब हमने एनालिसिस किया, किस कंपैरिजन किया एलिमेंट्स का इन लिविंग, नॉन लिविंग एंड लिविंग मैटर के अंदर, तो हमें कुछ एक टेबल मिली और टेबल एनसीईआरटी की टेबल है और इसको आपको स्टडी करना जरूरी है क्योंकि इस पर भी पीछे कुछ टाइम से क्वेश्चंस आ चुके हैं। और वो किस तरह से हैं देखो, यहाँ पर बच्चों बात की गई है हाइड्रोजन की, एलिमेंटल फॉर्म में है, कार्बन की एलिमेंटल फॉर्म में है, ऑक्सीजन एलिमेंटल फॉर्म में बताया गया है, नाइट्रोजन एलिमेंट, सल्फर, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सिलिकॉन, ठीक है। ये सब एलिमेंटल फॉर्म में है, कंपाउंड फॉर्म में नहीं बता रहे, एलिमेंट फॉर्म की बात कर रहे हैं पहले। अब इस एलिमेंट का परसेंट वेट कितना, अगर कोई टिश्यू लिया मैंने, एक पर्टिकुलर टिश्यू लिया, उसमें हाइड्रोजन का उसके वेट के कंपैरिजन में परसेंट कितना था, तो हम कहते हैं कि अर्थ क्रस्ट की बात अगर करें तो हाइड्रोजन, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ अर्थ क्रस्ट में हाइड्रोजन बाय परसेंट वेट इज 1.14% है। लेकिन अगर हम उसी वेट अमाउंट का एक लिविंग टिश्यू, एक ह्यूमन बॉडी का टिश्यू स्टडी करें तो वहां पर आपको हाइड्रोजन का परसेंट वेट मिला 0.5%। ये कब आइडेंटिफाई हो पाया? जब आपने अर्थ क्रस्ट को एनालिसिस किया, इक्वल वेट के किसी टिश्यू को स्टडी किया, फिर उसमें एलिमेंट को एनालाइज किया, तब आपको ये मॉलिक्यूलर वेट, उसका परसेंट वेट मिला। तो अब ये बताओ पहले दोनों में मतलब हाइड्रोजन यहाँ अर्थ क्रस्ट के अंदर उसी इक्वल अमाउंट ऑफ वेट में 0.14% है, वही इक्वल अमाउंट ऑफ वेट लेकिन एनिमल टिश्यू का है, वहां पर हाइड्रोजन 0.5% है। तो किस तरफ हाइड्रोजन ज्यादा है बताओ? ह्यूमन बॉडी यानी एनिमल टिश्यू में ज्यादा है या अर्थ क्रस्ट के अंदर हाइड्रोजन ज्यादा है? यस बच्चों, नंदनी, सिद्धांत, दिव्यांशी, यस बच्चों, किधर आपका हाइड्रोजन ज्यादा है बताओ? नहीं आइडिया लग रहा? इजी तो है, 0.14%। हाँ बच्चा, बिल्कुल लिविंग टिश्यू में बिल्कुल राइट है। देखो ना 0.5% है, ये कितना है? 0.14% है खाली। तो ये क्या डाटा है? ये डाटा जो हमने एक स्टेटमेंट पढ़ी थी पहले कि यस लिविंग टिश्यू के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन एलिमेंटल फॉर्म में ज्यादा है एज कंपेयर टू द योर आपका अर्थ क्रस्ट। तो हाइड्रोजन का परसेंटेज बाय वेट हमने देख लिया। कार्बन की बात करते हैं, कार्बन देखो 0.03% है कार्बन अर्थ क्रस्ट के अंदर। अगर उसी अमाउंट का वेट का एनिमल टिश्यू ह्यूमन बॉडी स्टडी करें तो कितना ज्यादा है? कितना ज्यादा है? यहाँ 18.5% कार्बन ही है, यहाँ 0.03% कार्बन था खाली। कितना ज्यादा देखो। ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन भी अर्थ क्रस्ट के अंदर 46.6% है बाय वेट देखा जाए, लेकिन उतने ही अमाउंट के टिश्यू को स्टडी किया तो यहाँ मिला 65% ऑक्सीजन एलिमेंटल फॉर्म में, O2 नहीं, एलिमेंटल फॉर्म में, ध्यान रखना। तो नाइट्रोजन की बात करते हैं तो नाइट्रोजन इज वेरी लिटिल हेयर और यहाँ ह्यूमन बॉडी में 3.3%, सल्फर 0.03, यहाँ 0.3, सोडियम 2.8, यहाँ 2। अब देखो यहाँ तक हमने देखा तो अभी तक मुझे, जब तक मैं हाइड्रोजन की बात कर रहा था, कार्बन की बात कर रहा था, ऑक्सीजन की बात कर रहा था और लगभग नाइट्रोजन, तो यानी इतने सेगमेंट तक जब मैंने बात करी तो मुझे मिला ह्यूमन बॉडी या एनिमल टिश्यू के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन का अमाउंट ज्यादा एज कंपेयर टू अर्थ क्रस्ट। लेकिन जब मैं नीचे की तरफ चलता हूँ, मुझे सल्फर के कंपैरिजन में देखता हूँ सल्फर क्या कंडीशन, या 0.03 है या 3 है, चलो यहाँ तो ज्यादा है। सोडियम की बात जब मैंने की तो 2, यहाँ देखो सोडियम वेरी कर गया,
सोडियम का अमाउंट अर्थ क्रस्ट के अंदर ज्यादा है और ह्यूमन बॉडी के अंदर 0.2% खाली। कैल्शियम की बात करें तो उसी अमाउंट में कैल्शियम अमाउंट 3.6 है और ह्यूमन बॉडी 1.5%, और मैग्नीशियम की बात 2.1 और 1, और सिलिकॉन देखो कितना अमाउंट अर्थ क्रस्ट के अंदर। तो मैंने देखा है इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, कौन से मॉलिक्यूल? इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ये कौन से इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल तो हैं? तो जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं बच्चों, उनका अमाउंट, मॉलिक्यूल्स का अमाउंट इज मोर, ठीक है, अमाउंट इज मोर इन अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट में अमाउंट बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू, किसके कंपेयर में? एज कंपेयर टू ह्यूमन बॉडी। अगर सेम कंपोजिशन अगर हम लें, सेम अमाउंट बॉडी वेट का लें और सेम अमाउंट को कैलकुलेट करें, तब हमें ये एनालिसिस मिल जाएगा। तो अब ये इस डाटा से ये एनालिसिस क्लियर हो गया क्या कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का अमाउंट बाय परसेंट वेट इन एलिमेंटल फॉर्म इज मोर इन योर ह्यूमन बॉडी या एनिमल बॉडी as compared to the what earth crust, but as compared to the inorganic molecule, amount of inorganic molecule elemental form, not molecule, elemental form में कहा है, element है, molecule का comparison देखें तो आएगा वहां पे, elemental form में is much more in case of earth crust as compared to human body। ये वेरिएशन, तो इसलिए कहा था स्टेटमेंट में कि अमाउंट वेरी कर सकता है अर्थ क्रस्ट और ह्यूमन बॉडी के अंदर या लिविंग टिश्यू के अंदर, बट ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का मॉलिक्यूल कर सकता है। चलिए आगे चलते हैं। तो यहां हम देखते हैं कि अमीनो एसिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग अमीनो ग्रुप एंड एन एसिडिक ग्रुप एज ए सब्स्टिट्यूएंट ऑफ सेम कार्बन एट अल्फा, दैट इज अल्फा कार्बन एटम। अब देखो अल्फा कार्बन एटम क्या होता है। मान लीजिए मेरे पास एक कार्बन है, कार्बन के हमारे पास 4 वैलेंसी हैं। एक तरफ मैंने लगाया COOH ग्रुप, दूसरी तरफ लगाया मैंने NH2 ग्रुप, चलो इधर हाइड्रोजन लगाते हैं, दूसरे लगाते हैं इधर NH2 ग्रुप, NH2 ग्रुप, और इधर लगा दिया हमने क्या लगा होता है R ग्रुप, कोई फंक्शनल ग्रुप। दिस इज योर फंक्शनल ग्रुप, कोई भी फंक्शनल ग्रुप। बाकी सभी में अमीनो एसिड्स में कैरेक्टेरिया जो फंक्शनल ग्रुप के, यानी कि COH की बात करें, NH2 की बात करें, ये सब सेम रहेंगे, राइट। हाइड्रोजन, बाकी ये फंक्शनल ग्रुप चेंज होता रहता है। दिस इज फंक्शनल ग्रुप। तो अगर हम इस वाले कार्बन को हम कहेंगे अल्फा कार्बन। जिस कार्बन के ऊपर सारे एलिमेंट अटैच हैं, मान लीजिए ये वाला जो कार्बन है, इस कार्बन कहेंगे हम अल्फा कार्बन। इस अल्फा कार्बन पर आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच है। कौन सा ग्रुप है भाई? कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये आपका अटैच है। इसके ऊपर आपका NH2 ग्रुप, एमीन ग्रुप अटैच है, NH2 ग्रुप अटैच है। यहां पर आपका हाइड्रोजन ग्रुप अटैच है, ठीक है, हाइड्रोजन अटैच है। और ये कोई एक फंक्शनल ग्रुप है जो वेरी करता रहेगा डिफरेंट अमीनो एसिड में, फंक्शनल ग्रुप अटैच है। तो आप ये देख रहे हो कि इस एंटिटी पर, इस मीथेन में, या क्योंकि CH4 होता है मीथेन एग्जैक्टली, तो मीथेन का ही सब्स्टिट्यूएंट है ये अमीनो एसिड मीथेन का ही सब्स्टिट्यूएंट है। तो आपके जितने भी अमीनो एसिड होते हैं, दे आर द सब्स्टिट्यूएंट ऑफ मीथेन। तो आप यहां देख रहे हो कि इस वाले कार्बन पर, इस वाले पर्टिकुलर कार्बन के ऊपर जितने फंक्शनल ग्रुप अटैच हैं, तो ये इसी कार्बन से अटैच हैं। तो इस वाले कार्बन को आपने अल्फा कार्बन कहा। क्या कहा? अल्फा कार्बन कहा। तो हमने कहा अमीनो एसिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग एन अमीनो ग्रुप, दैट इज दिस वन, ये अमीनो ग्रुप हो गया, एन एसिडिक ग्रुप, ये एसिडिक ग्रुप हो गया, एज अ सब्स्टिट्यूएंट ऑन द सेम कार्बन, ठीक है। और इस कार्बन का हमने नाम दिया अल्फा कार्बन, इस कार्बन को हम अल्फा कार्बन कहेंगे। चलो ये वाला बात समझ आता होगा। अब देखो, तो हम ये कह सकते हैं ये क्या है? अल्फा अमीनो एसिड्स हैं। क्या आपके अल्फा अमीनो एसिड्स हैं, या अमीनो एसिड हम कह सकते हैं। दे आर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। तो आपको जैसे मैंने बताया कि ये क्या है एक्चुअली, सब्स्टिट्यूटेड मीथेन है। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, ये होता है। इसका डायग्राम बनाओ इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से का हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन, ठीक है, ये था। अब आपने क्या किया? इस मीथेन को सब्स्टिट्यूट किया। तो आपको ये बता रहा हूं, मीथेन को हम अमीनो एसिड को सब्स्टिट्यूट मीथेन क्यों कहते हैं। रीजन हमारा यही है क्योंकि तो इसमें कई बार क्वेश्चन आया है, इस बात पर कई बार क्वेश्चन डिस्कस किया गया है। तो आप देखो, सबसे पहले इस वाले को देखो, इस वाले हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया किससे? COOH से। इस वाले डायग्राम को कंपेयर कर लो।
ये वाला हाइड्रोजन हमने एज इट रखा, चलो ये वाला हाइड्रोजन हमने किससे सब्स्टिट्यूट किया, हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया इसको अमीन ग्रुप से, यानी NH2 ग्रुप से, ठीक है, NH2 ग्रुप लग गया। इस वाले हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट किया था किससे, किसी R यानी फंक्शनल ग्रुप से, तो आपके तीनों हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट कर दिए, एक छोड़ा हुआ खाली। तो ये क्या है, आपका सब्स्टिट्यूटेड मीथेन हो गया। आपका अमीनो एसिड है क्या, अमीनो एसिड इज नथिंग, दिस इज सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। तो ये वाला पॉइंट मेरे ख्याल से अब ये स्टेटमेंट आपको क्लियर हो गई होगी। अब चलते हैं आगे की तरफ। सी हाँ, तो देयर आर 4 पोजीशन या 4 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स ऑक्युपाई द 4 वैलेंस पोजीशन। तो हमारे पास मीथेन की 4 वैलेंस पोजीशन है, 4 हाइड्रोजन है, तो 4 वैलेंस पोजीशन पर आपके अगर और अमीनो एसिड स्टडी करोगे तो वहां पर ये सब्स्टिट्यूट होते दिखेंगे। दीज आर हाइड्रोजन, कार्बोक्सिल ग्रुप, अमीनो ग्रुप एंड वेरिएबल ग्रुप, जिसको हम कहते हैं आर ग्रुप। आर ग्रुप इज वेरिएबल ग्रुप और फंक्शनल ग्रुप कह सकते हैं, जो हमेशा चेंज होता हुआ मिलेगा आपको। तो ये आपको एक अमीनो एसिड के बारे में बताया गया, और दिस इज योर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन कहा गया। और ये क्यों कहा गया ये भी हमने समझ लिया है। चलो आगे की बात करते हैं। अब हमने ये देखा कि बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ आर ग्रुप, हमारा जो अमीनो एसिड है उसमें ऊपर की तरफ आर ग्रुप था, उस आर ग्रुप के नेचर के बेस पर कि आर ग्रुप है कैसा, देयर आर मैनी अमीनो एसिड, आपके बहुत सारे अमीनो एसिड बनेंगे। इन नेचर वी नो दैट देयर आर 20 अमीनो एसिड्स, और ये 20 अमीनो एसिड जो फॉर्म हो रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ द चेंज ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। जो आर ग्रुप है उस आर ग्रुप में चेंज आता जाता है, चेंज होने की वजह से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपके अमीनो एसिड्स बनते हैं, ठीक है। तो आपके पास इन नेचर दे आर वी कैन से दोज हु विच आर प्रोटीन फॉर्मिंग, एग्जैक्टली ऐसे जो एक्चुअली प्रोटीन बना रहे हैं। तो इट इज प्रोटीन फॉर्मिंग जो अमीनो एसिड है नेचर में, दैट इज अबाउट 20 राइट, दैट इज अबाउट 20। तो 20 डिफरेंट टाइप के सिद्धांत डिस्कनेक्ट हो गए थे, ठीक है, कोई नहीं। तो हमारे पास कितना बच्चों, वी हैव 20 अमीनो एसिड विच फॉर्म योर प्रोटीन्स, ठीक है, और नेचुरली अकरिंग प्रोटीन्स हैं जो एग्जैक्टली 20 टाइप ऑफ डिफरेंट अमीनो एसिड से बनती हैं। अब देखिए आगे की तरफ चलते हैं, स्टडी करते हैं थोड़ा सा। हमारे पास लिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इनऑर्गेनिक कंस्ट्रेंट मिलेंगे जो लिविंग टिश्यूज में हैं, वो कौन कौन से हैं। ये पीछे भी देखा था हम, थोड़ा सा नीचे वाले जो कंपोनेंट थे, पीछे वाले डायग्राम में नीचे वाले कंपोनेंट थे वो कौन से थे, इनऑर्गेनिक ही थे। तो एक ऐसे सच मान लो कि इनऑर्गेनिक कंपोनेंट जो मिल रहे हैं जनरली वो किस किस फॉर्म में मिल रहे हैं। तो सोडियम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कहते हो सोडियम ब्लड के अंदर है, बिल्कुल है सोडियम। आपके नर्व कंडक्शन में इंपॉर्टेंट है सोडियम। ब्लड के अंदर वाटर का वॉल्यूम आम को बैलेंस करने के लिए सोडियम इंपॉर्टेंट है। आप कहते हो ब्लड प्रेशर हाई हो गया है सर, तो यानी कि सोडियम का अमाउंट ब्लड के अंदर बढ़ रहा है, ठीक है। तो आपको कहा जाता है सोडियम यानी नमक को आप कम लें डाइट में, जिसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो गया है उस केस को नॉर्मलाइज करने के लिए, ठीक है। तो सोडियम इज सोडियम प्लस आयन के फॉर्म में प्रेजेंट है, सोडियम प्लस आयन के फॉर्म में प्रेजेंट है। पोटेशियम भी प्रेजेंट है बच्चों, पोटेशियम भी प्रेजेंट है। तो पोटेशियम जो है के प्लस आयन के फॉर्म प्रेजेंट है। कैल्शियम प्रेजेंट है Ca+2 आयन। पोटेशियम भी नर्व कंडक्शन में इंपॉर्टेंट। हाँ बच्चे सिद्धांत सर आपने, हाँ सर इससे पहले जो आप पढ़ा रहे हाँ मैंने देखा तो डिस्कनेक्ट हो गया था तुम्हारा। तो कहाँ तक आपने किया था बताओ, ये वाला किया था क्या, ये वाला कर लिया था जिसमें हमने ये कहा था कि हमारा जो मीथेन है सब्स्टिट्यूटेड मीथेन को हम अमीनो एसिड्स कहते हैं, यानी सिंपली जो अमीनो एसिड है वो सब्स्टिट्यूटेड मीथेन से बना है। हर मीथेन का हाइड्रोजन रिप्लेस होकर उधर कार्बोक्सिल ग्रुप लग गया, इधर अमीनो ग्रुप लग गया, एक हाइड्रोजन और एक फंक्शनल ग्रुप लग गया। तो आपका जो अमीनो एसिड है वो सब्स्टिट्यूटेड मीथेन है, ये कहा है। ये वाला पॉइंट पढ़ा था आपने? नो सर। चलो मैं दोबारा बता देता हूँ, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक बार देखो जरा, रिपीट कर देता हूँ, रिवाइज कर देता हूँ यहाँ तक। ये वाला किया था आपने ध्यान से, ये वाला कर लिया था। इनऑर्गेनिक एलिमेंटल एनालिसिस जो थी अर्थ क्रस्ट के अंदर जो अमाउंट है यही से डिस्कनेक्ट हुआ था, यहीं से डिस्कनेक्ट होता। तो ये वाला रिवाइज कर दो इसको एक बार, इसको रिवाइज कर दें एक बार। इसमें कुछ नहीं है, बहुत आसान है। देखो बता देता हूँ मैं आपको, आसानी समझ जाओगे, 2 मिनट के अंदर समझ जाओगे। देखो ये जो आपकी टेबल है वो ये बता रही है बच्चों कि हाइड्रोजन आपके अर्थ क्रस्ट के अंदर भी है, हाइड्रोजन आपके ह्यूमन बॉडी के अंदर भी है, ठीक है। अब क्या है, इसमें अमाउंट वेरी कर रहा है। तो अगर हम एक इक्वल अमाउंट वेट का अर्थ क्रस्ट ले लें, उसी इक्वल अमाउंट वेट का कोई एनिमल टिश्यू ह्यूमन बॉडी ले लें,
और उसमें हम एनालाइज करें हाइड्रोजन का अमाउंट, तो हाइड्रोजन बाय वेट जो आ रहा है 0.14% आ रहा है इधर, ठीक है। और ह्यूमन बॉडी में कितना परसेंट आ रहा है उसका वेट 0.5, तो ह्यूमन बॉडी में ज़्यादा है आपका हाइड्रोजन और आपके हाइड्रोजन का अमाउंट अर्थ क्रस्ट में कम है। दूसरा कार्बन की बात करते हैं, तो कार्बन देखो कितना परसेंट है बाय वेट 0.03%, लेकिन ह्यूमन बॉडी में कितना है उसी अमाउंट पर 18.5%, कितना ज़्यादा है, ज़्यादा है कार्बन। ऑक्सीजन की बात देखते हैं तो 46.6% अर्थ क्रस्ट के अंदर बाय वेट है, ठीक है, परसेंट बाय वेट है, लेकिन आपकी ह्यूमन बॉडी के अंदर 65% है, ये उससे भी ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो आपको नाइट्रोजन की बात करते हैं, नाइट्रोजन अर्थ क्रस्ट में बहुत कम है, लेकिन ह्यूमन बॉडी में 3.3। तो अब तक हमने यहाँ तक ये सारे डाटा स्टडी की, तो हमें ये मिला इवन हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन को स्टडी किया तो मुझे ये मिला, और इवन सल्फर तक भी मैंने गया तो सल्फर तक भी मैंने स्टडी किया तो मैंने ये मिला कि ये जो एलिमेंट्स हैं हमारी ह्यूमन बॉडी में ज़्यादा हैं एज कंपेयर टू द अर्थ क्रस्ट। दूसरी तरफ आओ, नीचे वाले एलिमेंट मेरे पास सल्फर है, सल्फर के नीचे सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सिलिकॉन है। यहाँ देखो, यहाँ कितना अमाउंट है सोडियम का आपके अर्थ क्रस्ट के अंदर 2.8%, यहाँ ह्यूमन बॉडी में 0.2% बहुत कम है, ऐसी 3.6%, 1.5%, 2.1, 0.01 और 27% सिलिकॉन है, सिलिकॉन, और वहाँ पर नेग्लिजिबल है ह्यूमन बॉडी में। तो ये इनऑर्गेनिक एलिमेंट अर्थ क्रस्ट में ज़्यादा है और ह्यूमन बॉडी में कम है। ह्यूमन बॉडी में ऑर्गेनिक एलिमेंट जो है कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये ज़्यादा है और अर्थ क्रस्ट के अंदर वो कम है। तो ये कहा कि दोनों चीज़ें मिलती तो दोनों जगह पर हैं, लेकिन उनका अमाउंट वेरी करता है। और इस पॉइंट पर आपको ये याद रखना है डाटा कि कौन सा अमाउंट किसमें कितना है, कई बार क्वेश्चन बना दिए गए हैं इस पर, ठीक है, राइट है। तो सर ये सारा बेसिकली याद करने वाला है, याद कर लेना फिलहाल तो एक माइंड को जल्दी याद नहीं होगा कि एग्जैक्ट अमाउंट कितना है, लेकिन जैसे हाइड्रोजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ये अच्छे से याद कर लेना, ठीक है, ऑक्सीजन है याद कर लेना, इन पर पूछ लेते हैं, फिर इधर सिलिकॉन पर पूछ लेगा, कैल्शियम पूछ लेगा इनऑर्गेनिक वाले में, ऐसे करके। देखो एनसीईआरटी वाले में तो एक ये आइडेंटिफाई करने के लिए, कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए डाटा डाला है, लेकिन इसको नीट में क्वेश्चन के लिए तैयारी कर लेते हैं, वो क्वेश्चन के लिए बनाने के लिए इसमें डाटा निकाल लेते हैं और क्वेश्चन फ्रेम कर लेते हैं, ऐसा देखा गया है, क्वेश्चन आए भी हैं ऐसे, ठीक है। इसलिए मैं कहूँ कि याद हो जाता है, एक बार में, दो बार में, तीन बार में माइंड में फ्रेम कर लोगे तो क्वेश्चन स्टडी करोगे तो ये आपको दिखने लगेगा, आप कर पाओगे फिर केस में। चलिए, अब हमने यहाँ पर कुछ बताई थी, ये जो मैंने बताया था पहला स्टेटमेंट देखो, अमीनो एसिड जो होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड है भाई, अमीनो ग्रुप होता है उनके अंदर, एसिडिक ग्रुप होता है उसके अंदर, और सब्स्टिट्यूट, ये सारे सब्स्टिट्यूट कार्बन के। ये डायग्राम अगर देखोगे साइड वाला, यहाँ पर जो मैंने बनाया है ये, इसमें क्या देख रहे हो, कार्बन ये लगाया हुआ है मैंने, कार्बन के इधर क्या लगाया है, COOH ग्रुप, ठीक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इधर क्या है जी NH2 ग्रुप, ठीक है, और इधर क्या है जी हाइड्रोजन, ऊपर क्या है R फंक्शनल ग्रुप। तो आपको CH4 को अगर याद आ रही हो आपकी कहानी, CH4, जैसे मैंने ये लिखा CH4, तो CH4 में क्या होता है, कार्बन के चारों तरफ हाइड्रोजन बैठे हैं, CH4 राइट, चारों तरफ हाइड्रोजन है। अगर इन हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें हम, इस वाले हाइड्रोजन रिप्लेस किया कार्बोक्सिलिक ग्रुप से, इस वाले को रिप्लेस किया मैंने अमीनो से, इसको रिप्लेस किया मैंने किसी और ग्रुप से, फंक्शनल ग्रुप से, और इस वाले को छोड़ दिया, तो मैंने कहा हमारा जो अमीनो एसिड है वो कुछ नहीं है, वो सब्स्टिट्यूटेड मीथेन है, यही कहा है इस स्टेटमेंट के अंदर। क्या पॉइंट क्लियर है? दूसरा पॉइंट कि ये जो हमारे अमीनो एसिड्स हैं वो उनको अल्फा अमीनो एसिड कहते हैं। क्यों कहते हैं अल्फा अमीनो एसिड? क्यों? रीजन ये है कि हमारा अगर अमीनो एसिड इस तरह से है, COOH राइट, H, इधर NH2 बना दिया मैंने, इधर आपका कोई फंक्शनल ग्रुप लगा दिया जी, फंक्शनल ग्रुप लगा दिया जी, ठीक है, राइट। तो आप ये कहते हो कि जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी है, अमीनो ग्रुप भी है, हाइड्रोजन भी है, ये कहाँ अटैच है? इस वाले एक इस कार्बन से अटैच है। इस कार्बन को हम कहते हैं अल्फा कार्बन। क्या कहते हैं? अल्फा कार्बन। तो हमारा अमीनो एसिड को हमने कहा अल्फा अमीनो एसिड, या तो अब ये वर्ड क्यों यूज किया गया है अल्फा अमीनो एसिड? इसलिए क्योंकि जितने भी ग्रुप्स हैं वो एक कार्बन के ऊपर अटैच हैं, दैट इज कॉल्ड अल्फा कार्बन, एक से अटैच है सारे, दैट इज व्हाई वी यूज द वर्ड अल्फा अमीनो एसिड्स, ठीक है। अब देखो हमने कहा हमारे अमीनो एसिड कैसे हैं जी, हमारे अमीनो एसिड सब्स्टिट्यूटेड मीथेन्स हैं जी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल समझा, हमने पीछे देखा ही है। फिर हमने देखा कि हमारे जो 4 सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हैं, 4 सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हैं ग्रुप, कौन कौन से? मीथेन, एसिड है, मीथेन को मीथेन तो है, उसमें कौन से हैं? फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, अमीनो अमीन, एक फंक्शनल ग्रुप ऊपर की तरफ, नीचे हाइड्रोजन, चारों। तो ये जो 4 सब्स्टिट्यूएंट हैं वो ऑक्युपाई कर रहे हैं वैलेंस पोजीशन को आपके अमीनो एसिड में, एक पर्टिकुलर वैलेंस पोजीशन पर।
ठीक है। तो दीज आर हाइड्रोजन, कार्बोक्सिल ग्रुप, अमीनो ग्रुप एंड द वैलेंस वेरिएबल ग्रुप आर ग्रुप। ये चारों के चारों जो है प्रेजेंट हैं आपके मीथेन के डिफरेंट हाइड्रोजन की पोजीशन पर। तो आपका मीथेन सब्स्टिट्यूट होकर अमीनो एसिड बन जाता है। तो ये लिखा हमने, बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ आर ग्रुप देयर आर मैनी अमीनो एसिड। आर ग्रुप चेंज करते चले जाओ, आपके बहुत सारे अमीनो एसिड बनेंगे। तो कितने हैं जनरली? प्रोटीन में जो मिलने वाले अमीनो एसिड होते हैं, प्रोटीन फॉर्मिंग अमीनो एसिड जो कहें, तो दे आर इन नेचर 20। कितने हैं? 20 हैं जी। 20 अमीनो एसिड्स हैं, 20 अमीनो एसिड्स इन नेचर विच आर फॉर्मिंग योर प्रोटीन। ठीक है, रिमेंबर 20 अमीनो एसिड आर देयर विच आर फॉर्मिंग योर प्रोटीन, फॉर्मिंग योर प्रोटीन। आपकी प्रोटीन जो बन रही है वो 20 अमीनो एसिड्स के अल्टरनेटिव अरेंजमेंट से बनी है। 20 डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड से बनती है जो प्रोटीन बन रही है। चलिए अगला पॉइंट, ये हमारे पास डाटा दूसरा लिया कि अगर हम इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट की बात करें लिविंग टिश्यू में, तो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फॉर्मूला सोडियम प्लस आयन, पोटेशियम प्लस आयन, कैल्शियम प्लस 2 आयन, मैग्नीशियम प्लस 2 आयन, वाटर H2O। और कंपाउंड की बात करें तो वाटर और ये जो है कंपाउंड हुए सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, फॉस्फेट, सल्फेट के फॉर्म में ये प्रेजेंट है। तो ये बताया कि भाई आपके लिविंग टिश्यूज के अंदर इनऑर्गेनिक एलिमेंट इस फॉर्म में, एलिमेंटल फॉर्म ये हो गया, कंपाउंड फॉर्म ये हो गया, इसके अलावा और भी होते हैं मेजर, कुछ इसमें दे दिए गए हैं। तो यहां तक पॉइंट क्लियर है सभी को? अब देखो आर ग्रुप जो है दैट इज कॉल्ड फंक्शनल। क्या सिद्धांत? ये सिद्धांत यू वांट टू आस्क? हाँ नहीं सर, क्लियर है क्लियर है ना एवरीबडी? सभी के पास क्लियर है बच्चों? नंदिनी? यस क्लियर है। ओके, सरीना, दिव्यांशी? क्लियर है। ठीक है, चलो तो बच्चों आगे चलते हैं। आर ग्रुप यानी जो हमारा फंक्शनल ग्रुप था, अगर ये मैंने डायग्राम बनाया आपके सामने, COOH अमीनो एसिड का एक, यहाँ H लगाया, ये NH2 ग्रुप, और ये था आपका आर ग्रुप। तो ये वाली बात हो रही है यहाँ पर, इस वाले आर पर, ठीक है। तो देयर आर ग्रुप इन दीज प्रोटीनिशियस अमीनो एसिड कुड बी हाइड्रोजन। अब मैं क्या कर रहा हूं, मेरे पास ये तो कांस्टेंट है, COH कांस्टेंट रखा मैंने, NH2 कांस्टेंट रखा और H कांस्टेंट रखा। ये आर जो है फंक्शनल ग्रुपों में वेरी कर रहा हूं। अगर मैं इस आर ग्रुप को रिप्लेस कर देता हूं किससे? हाइड्रोजन से, तो क्या बन गया मेरे पास? तो फार्मूला बनाओ जी, COOH बनाते जो अपने साथ भी माइंड में, इधर लगाया NH2 सर, इधर क्या लगाया सर? H, ऊपर क्या रिप्लेस किया मैंने? R को H से। तो अब ये एक अमीनो एसिड बन गया। ये क्या बन गया? एक डेफिनेट अमीनो एसिड, इसका नाम है ग्लाइसिन। इसका नाम है ग्लाइसिन। क्या नाम है? ग्लाइसिन। तो ग्लाइसिन में R ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय हाइड्रोजन, तो दिस इज योर ग्लाइसिन। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो ये ग्लाइसिन का डायग्राम हो गया मेरे बच्चों, ग्लाइसिन का डायग्राम हो गया। चलो दूसरा आओ। अगर हम क्या करते हैं, अगर हमने अपना जो ये मिथाइल ग्रुप से रिप्लेस किया, अगर हमने ये आपका हाइड्रोजन जो है ना, दिस हाइड्रोजन या फंक्शनल ग्रुप, ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप है, दिस फंक्शनल ग्रुप R या R लिखता हूं, अगर ये R मैंने रिप्लेस कर दिया किससे? मिथाइल ग्रुप से, तो मेरे पास डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। बना देता हूं, चलो यहां क्या बनाऊं? COOH, ठीक है। इधर क्या बनाऊं? NH2, ठीक है। इधर क्या? हाइड्रोजन, ठीक है। इधर R था, R को रिप्लेस कर रहा हूं किससे? मिथाइल ग्रुप से, यानी CH2 लगा दिया मैंने, ठीक है, मिथाइल ग्रुप से लगा दिया। तो अब ये हमारे पास क्या बनेगा? CH2CH3। तो ये हमने लगा दिया, तो एग्जैक्टली ये बनेगा। तो हम कहेंगे इसको क्या? एलानीन। क्या कहेंगे इसको? एलानीन। तो ये एलानीन एग्जैक्टली अगर मिथाइल ग्रुप लगाते हैं तो अमीनो एसिड क्या बन गया हमारा? एलानीन बन गया। एलानीन अमीनो एसिड का डायग्राम हो गया हमारा। इसी तरह से अगर हमने आर ग्रुप को रिप्लेस किया हाइड्रोक्सिल मिथाइल से, तो हमारे पास बन जाएगा सीरीन अमीनो एसिड। कौन सा बनेगा? सीरीन अमीनो एसिड। इसका डायग्राम कुछ ऐसा होता है, लाइक दिस। बाकी सब सेम है, इधर COOH, इधर हाइड्रोजन, इधर आपका NH2, यहां पर क्या लगाया? हाइड्रोक्सी मिथाइल, तो CH2OH लगा दिया। CH2OH मिथाइल हाइड्रोक्सी मिथाइल हो गया। तो ये अब